नमस्कार, मैं हनुमान डोकिया, जिंदा अकादमी पे आपका स्वागत है। हमने पिछले 3 लेक्चरों के अंदर जो स्टैटिस्टिक पढ़ी है, मैं उसको एक बार के लिए रिवीजन करा देता हूँ आपको, कुछ 1 या 2 मिनट के अंदर। सबसे जो पहला वाला लेक्चर था, उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि डाटा क्या होता है और डाटा कितने प्रकार का होता है। वहीं हमने दूसरे वाला लेक्चर स्टार्ट किया, तो उसके अंदर ये पढ़ा कि हमने डाटा को कलेक्ट कैसे करते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि डाटा को कलेक्ट करने की कौन-कौन सी विधियाँ हैं। आपने उस विधियों के अंदर में ये बताया था कि पहली प्रत्यक्ष विधि है, दूसरी अप्रत्यक्ष है, टेलीफ़ोन के द्वारा है, प्रश्नावली और अनुसूची, और फिर हम संवाददाताओं के द्वारा भी सूचनाएँ प्राप्त कर सकते हैं। ये हो गई डाटा कलेक्ट करने की विधियाँ। यदि इनके अंदर इम्पोर्टेंट देखूँ तो प्रश्नावली और अनुसूची को आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखना है, और सबसे तेज़ विधि टेलीफ़ोन के द्वारा होती है। यूँ ही मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ, तो इन डाटा को कलेक्ट करने के बाद आपके पास आता है डाटाओं का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो आपने डाटाओं का वर्गीकरण कर दिया कि भाई कौन सा वर्गीकरण मतलब संख्यात्मक है, कौन सा गुणात्मक है, ये आपने डाटाओं का वर्गीकरण कर दिया। फिर हमने तीसरे लेक्चर के अंदर शुरुआत में ये कहा कि डाटा को वर्गीकरण करने के बाद इन डाटाओं का हमें किसी को बताना हो या प्रेजेंट करना हो, तो हम इसमें 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो जो वर्गीकरण किया हुआ है उनको टेबल बना के कर सकते हैं, जिसको टेबुलेशन कहा जाता है, और दूसरा तरीका ये है कि हम उसी को चित्रों के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। जब हम चित्रों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, वो हमने पिछले वाले लेक्चर के अंदर लास्ट में शायद एकविमीय के अंदर हमने पढ़ा था। उससे पहले हमने सारणिक पढ़ा था, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि आपकी स्टब क्या होता है, आपके जो सारणी की बॉडी होती है वो क्या होती है। ये तमाम हमने चीज़ें जो पिछले 3 लेक्चरों के अंदर पढ़ लिया। और मैं एक बात बता देता हूँ, इन पिछले वाले लेक्चरों को ये काम वही उन्हीं के आएगी जो रेगुलर देख रहा है वीडियो को, इसने लग रखी है कि हमारे को एएसओ बनना है। उसके लिए ये अकाडमी हमेशा के लिए साथ है। बाकी जिनके लिए ऐसा लगता है कि सिर्फ देख के छोड़ देते हैं, कोई अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, तो अच्छा तो पेट के जब पढ़ेंगे तब लगेगा कि अच्छा पढ़ा रहा है या बुरा पढ़ा रहा है। डिसाइड करना बाद की बात होती है। पहले सिर्फ एक स्क्रीन देख के या फिर मतलब आपको मतलब साइकोलॉजी बैठ रही है कि मतलब अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, तो फिर वो एक अलग चीज़ होती है। क्योंकि मैं इसमें मेरे नोट्स जो बनाए हैं वो भी नोट्स लिख रहा हूँ, और इसमें जो ऐड कर रहा हूँ, नई चीज़ें जो ऐड करनी है वो भी मैं चीज़ें ऐड कर रहा हूँ। खैर वो बातें बाद की बात है, यहाँ पे ऊपर ऊपर और डिपेंड करता है। और इतनी और बात बता देता हूँ कि यदि आपको इस यूट्यूब के ऊपर एएसओ की यदि कोई फ्री कोचिंग दे रहा है, तो वो जिंदा अकादमी है स्टेटिस्टिक की। बाकी हाँ, मैं ये नहीं कहता कि मेरे से अच्छा नहीं पढ़ा था, मेरे से अच्छा पढ़ाने वाले बहुत अंदर बैठे हैं इस मार्केट के अंदर। पर हाँ, जो फ्री पढ़ा रहा हूँ वो बेस्ट है। मैं अपनी तरफ से 100% दे रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि आपके भी 100% ये काम आए। चलिए मैं आगे इस लेक्चर को आगे शुरुआत करता हूँ। इस लेक्चर के अंदर आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो सारणी या चित्रमय के बाद में आज हम एक तो ये चीज़ पढ़ेंगे कि मतलब टू डायमेंशनल क्या होता है। एक डायमेंशनल हमने चित्र में प्रदर्शन के द्वारा देखा गया था कि एक डायमेंशनल के अंदर किस किस प्रकार से हम अंतर्विभक्त करते हैं, किस प्रकार से प्रतिशत प्रतिशत चित्र होता है। तो इसी प्रकार से आज टू डायमेंशनल के अंदर भी हम पढ़ेंगे कि मतलब डाटा को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसी प्रकार से हम 3D के अंदर भी पढ़ेंगे कि डाटा को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। आज के में लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि पाई चार्ट क्या होता है। इन पाई चार्ट पढ़ने के बाद हम आवर्ती पढ़ेंगे। ये आवर्ती क्या होती है कि जो आपने कल मैंने श्रेणियों का प्रकार बताया था ना तीसरे लेक्चर के अंदर, तो आज वाले इसके अंदर में श्रेणियों के अंदर जो एप थी बारंबार था, उस बारंबारता के रेस्पेक्ट में और वर्ग के रेस्पेक्ट में हम किस प्रकार से हम डायग्राम या ग्राफ कैसे खींचते हैं, तो ये ग्राफ भी आपके पास इसी लेक्चर में होंगे। चलिए मैं आपको शुरुआत करता हूँ इस लेक्चर की। इस लेक्चर में हमने बात करता हूँ हम कहाँ तक पढ़ लिए थे। हमने यहाँ तक हमने पिछले वाले तीसरे लेक्चर के अंदर पढ़ लिया था। आज वाला ये जो लेक्चर है वो है द्विविमीय या द्विआयामी चित्र। द्विविमीय या द्विआयामी चित्र आपके पास मतलब नाम से पता चलता है कि जिसकी दो विमा हो उसे द्विआयामी कहा जाता है। जिसकी दो भुजा होती है, हमने मैथ के अंदर या 10 तक हमने ये पढ़ा है कि जो वर्ग होता है उसकी ये हमेशा 2D के अंदर होता है, आयत होता है ये हमेशा 2D के अंदर होता है, और इसमें जो वर्तीय या पाई चित्र वर्तीय या पाई चित्र मतलब एक घोड़े के अंदर हम यदि प्रतिशत के आधार पर किसी चीज़ों को दिखाते हैं, तो उनको कहा जाता है वर्तीय चित्र। यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट लाइन यही है कि किसी व्यक्ति, परिवार, संस्था या सरकारों के अलग अलग नोट्स में देखिए आप, किसी व्यक्ति, परिवार, संस्था या सरकारों के अलग अलग
मधु पर किए गए खर्चों को प्रदर्शित करने के लिए वर्तखंड चित्र या पाई चित्र का हम उपयोग करते हैं। यहाँ से आपके पास क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के आएगा कि किसी व्यक्ति या परिवार या संस्था कि यदि हम मधु मतलब योजनाओं के ऊपर, उसको मद बोला जाता है, योजनाओं को मद बोला जाता है, या योजनाओं के ऊपर किए गए खर्चों को प्रदर्शित करने के लिए हम कौन से चित्र का उपयोग करते हैं, तो उत्तर आएगा वर्तखंड चित्र या पाई चित्र का। अब ये पाई चित्र के द्वारा आता है, तो यहाँ से एक मैं आपके पास इस पाई चित्र को मतलब कैसे डिफाइंड किया जाता है और कैसे मतलब इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, तो इसके ऊपर मैंने आपके एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐड किया है। क्वेश्चन 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 पढ़िए कि निम्न पाई चित्र एक वर्ष में देशों और आयुओं के अनुसार भारतीय पर्यटकों को प्रदर्शित करता है। ये मैंने इस न्यूमेरिकल के अंदर आपको एक देशों के नाम बता दिए और एक जो दूसरा जो पाई चार्ट है उसके अंदर मैंने उम्र होती है उनकी मैंने पाई चार्ट के द्वारा बता दिया। तो जो पहले जो देशों के नाम के सवाल देखना, पहला जो चार्ट है उसके अनुसार सिर्फ भारतीय पर्यटकों को दिखाता है, मतलब भारतीय पर्यटक इन देशों के अंदर कितने कितने गए हैं वो दिखाता है। दूसरा है कि किस किस उम्र के कितने कितने परसेंट लोग मतलब पर्यटक बन के अन्य देशों में गए हैं, तो ये दूसरा जो चार्ट है वो आयु का दिखाता है। इस पहले वाले चार्ट के अंदर जो एक कर्सर घूम रहा है उसको देखो, जो अदर है वो 20% है, जो यूके के अंदर जो गए हैं भारतीय पर्यटक वो 10% है, और यूएसए के अंदर जो गए हैं वो 40% है, और जो जापान के अंदर गए हैं उसका 30% है। इसी प्रकार से जो उम्र होती है, उम्र के अंदर जो ये ग्राफ दिखाता है, तो जो 30 ईयर से जो नीचे जो पर्यटक बने हैं जो अन्य देशों के अंदर वो है 15%, और जो 30 से लेकर 39 वर्ष तक जो पर्यटक है वो अन्य देशों में जाने वाले पर्यटक हैं उनकी संख्या है 15%, और जो 40 से लेकर 49 ईयर्स तक जो व्यक्ति है और वो पर्यटक बना है अन्य देशों में उनकी जो परसेंटेज है वो है 20%, और जो 50 साल से अबव है उनका प्रतिशत है 50%। ये तो आपको पाई पाई चार्ट के द्वारा समझ में आ गया। अब सवाल यहाँ से स्टार्ट होता है, अन्य देशों के अंतर्गत स्विट्जरलैंड में 25% पर्यटक आते हैं। यह कंफर्म हो गया कि अन्य देशों के अंदर, तो अन्य देशों के अंदर कितना आता है, पहले ध्यान से देखो, इस लाइन को यहीं से समझ लो। अन्य देशों के अंदर कितना आता है, 20% है। अब अन्य देशों के अंदर देखो, यूके यूएसए और जापान इनको छोड़ के जो अदर देश है उनके अंदर कितने कितने परसेंट हिस्सा है, 20%। अब 20% के अंदर स्विट्जरलैंड का कितना हिस्सा हुआ, 25%। तो यदि 20% का यदि मैं 25% निकालूं तो मेरे कितना आएगा, 20% का यदि मैं 25% निकालूं तो आएगा आपके पास मतलब 5%। 5% जो हिस्सा है वो इसके अंदर 20% के अंदर स्विट्जरलैंड का है। बाकी जो है बाकी अदर देशों का है, जो 5% हिस्सा है वो ओनली फॉर स्विट्जरलैंड का है। ये मैंने देखो नीचे आंसर के अंदर जब मैंने 20 का 25% निकाला, तो ये जो 5% आ रहे हैं ये ओनली फॉर अदर देशों में स्विट्जरलैंड के जो पर्यटक हैं उनका प्रतिशत है। तथा रिकॉर्ड के अनुसार 25 लाख भारतीय पर्यटक उस वर्ष स्विट्जरलैंड घूमने के लिए गए। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि जो 5% थे, 5% के अंदर जो पर्यटक आते हैं वो कौन से, भारतीय। भारतीय कितने हैं, 25 लाख। तो हम ऐसे इसको बोल सकते हैं कि जो 5% है वो 25 लाख के इक्वल हो गई। और 5% जो स्विट्जरलैंड का जो हिस्सा आता है अन्य देशों के अंदर, तो अन्य देशों के अंदर जो पर्यटक आते हैं वो कितने हो गए, 25 लाख हो गए। तो 5% किसके बराबर हो गई, 25 लाख के बराबर हो। तो जब मैं 1% निकालूंगा तो किसके बराबर निकालूंगा, 25/5, 1% हो गया। अब आगे क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो गया, घूमने के लिए गए तो कुल 30 से लेकर 39 वर्ष के भारतीय पर्यटकों की संख्या क्या है जो विदेशों में घूमने के लिए गए, तो 30 से 39 वर्ष के पर्यटकों की भारतीय पर्यटक संख्या कितनी है, 15% है। ऑब्वियसली बात है, जो आयु की उम्र है उनके पर्यटकों की संख्या कितनी है, 15%। आयु वाले चार्ट में देखोगे 30 से लेकर 39 तक जो हिस्सा है वो 15% का हिस्सा। तो मैं जब 1% के ऊपर कितना आया, 25/5 है, तो 15% के ऊपर कितना आएगा, 25/5 इंटू 15 इक्वल टू 75 लाख। तो इसका आंसर हो जाएगा 75 लाख। एक बार यदि समझ में नहीं है तो मैं वापस दोबारा समझा देता हूँ इसी न्यूमेरिकल को। इस न्यूमेरिकल के अंदर ये कहा गया है कि आपके पास जो एक साइड आपके पास देशों के नाम दे रखे, दूसरी साइड आपके पास जो पाई चार्ट दिखाया गया है वो उम्र के लोगों के द्वारा दिखाया गया। देशों वाले हिस्से के अंतर्गत 20% जो है वो अदर देश है, बाकी जो 80% है वो आपके पास यूके यूएसए और जापान मिलके बने होते थे। अब 20% के अंदर जो स्विट्जरलैंड के अंदर जो पर्यटक आते हैं वो कितने हो गए, 25% हो गए। 20 का 25% निकालूंगा तो मेरे पास कितना आया, 5% हिस्सा अदर के अंदर स्विट्जरलैंड का है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि 20% के अंदर जो स्विट्जरलैंड का हिस्सा है वो है 5%। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि रिकॉर्ड के अनुसार 25 लाख भारतीय पर्यटक उस वर्ष स्विट्जरलैंड घूमने के लिए आया। तो सिर्फ हमने सिर्फ जो देशों के अंदर वो सिर्फ भारतीय घूमने के लिए जा रहे हैं उसी को दिखा रहे हैं, तो मतलब 5% क्या हो गई, स्विट्जरलैंड के अंदर भारतीय जा रहे हैं। तो अब रिकॉर्ड के अनुसार कितने बता दिया, 5% को 25 लाख के इक्वल बता दिया।
तो 5% इक्वल टू 25 लाख हो गया, 1% इक्वल टू 25/5 हो गया। और जब मैं इस वाले उम्र वाले में, क्योंकि मेन क्वेश्चन उम्र वाले पे पूछा गया है, तो कुल 30,39,40 वर्ष के भारतीय पर्यटकों की संख्या क्या होगी जो विदेश के घूमने के लिए गए, तो उम्र वाले में कितना है, 15% हो गया, 15 से गुणा कर दिया, तो आ गए टोटल 75 लाख। फिर मैं आगे इसी 2वीं में एक आगे आता है त्रिविमीय चित्र। तो त्रिविमीय चित्र कौन कौन से होते हैं वो आपको पता होना चाहिए कि घन, घनाभ, गोलाकार और बेलनाकार होता है। क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आएगा कि आयताकार चित्र किसके अंदर आता है, 1वीं, 2वीं, त्रिविमीय या इनमें से कोई नहीं, तो आपका क्वेश्चन होगा द्विविमीय। या फिर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि बेलनाकार यदि कोई चित्र दिया हुआ है तो वो कौन से विमा के अंदर आएगा, तो इसका क्वेश्चन जवाब आएगा त्रिविमा के अंदर। इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आते हैं। फिर आता है चित्र आरेख के द्वारा। यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज तो अब 4, 5 और 6, इन चारों को, ये सारे इंपॉर्टेंट है। चित्रीय आरेख, चित्रीय आरेख एक क्या वो कोई मतलब नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि इसको पिक्टोग्राम कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ से है कि पिक्टोग्राम होता है, तो आपके ऑप्शन में 4 आएगा, एक आएगा मानचित्र, एक आएगा हिस्ट्रीग्राम, एक आएगा चित्रीय आरेख। आपको वहां पर जो टिक लगाना है वो लगाना है चित्रीय आरेख के ऊपर। होता है क्या है, चित्रीय आरेख के द्वारा किसी भी आंकड़ों को चित्र के द्वारा प्रदर्शित करना चित्रीय आरेख होता है। अब ये चित्रीय आरेख है, किसी आंकड़ों को चित्र के द्वारा प्रदर्शित करने के लिए कहाँ कहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है, ये प्रदर्शित, पहला जो प्रदर्शित किया जाता है वो विज्ञापन के लिए इस जो चित्रीय आरेख है उसको अच्छा माना गया है। और इसकी मतलब चित्रीय आरेख की एक खामी है कि मतलब ये पूर्ण संख्याओं के लिए ही उपयुक्त माना जाता है। तो यहाँ से जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि विज्ञापनों के लिए कौन से आरेख उपयुक्त है, तो आंसर होगा चित्रीय आरेख। या फिर ऐसा भी आ सकता है चित्रीय आरेख, क्वेश्चन आएगा चित्रीय आरेख के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य है, तो इसमें से क्वेश्चन में एक ऑप्शन ऐसा आ जाएगा पूर्ण संख्याओं के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। यहाँ से जो लिखवा रहा हूँ, यहाँ से जो 4-5 पॉइंट है, यहाँ से लाइन टू लाइन क्वेश्चन यदि आएगा तो। पांचवा जो आपके पास पॉइंट है वो है मानचित्र। मानचित्र क्या कहा जाता है, कार्टोग्राम कहा जाता है, मानचित्र कहा जाता है कार्टोग्राम। कार्टोग्राम ऐसा आएगा, कार्टोग्राम है तो आपके नीचे ऑप्शन में दिया हुआ होगा कि भौगोलिक या प्रादेशिक समूहों के लिए प्रदर्शित होते हैं, प्रदर्शित किए जाने वाले चित्र बिल्कुल भी कार्टोग्राम होते हैं। दूसरा आता है हिस्ट्रीग्राम। हिस्ट्रीग्राम क्या होता है, हिस्ट्री एक होता है हिस्टोग्राम, एक होता है हिस्ट्रीग्राम, दोनों में डिफरेंट है, हिस्टोग्राम अलग है और हिस्ट्रीग्राम अलग है। हिस्ट्रीग्राम क्या होता है कि काल श्रेणी, काल श्रेणी क्या होता है ये हम आगे एक चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे काल श्रेणी क्या है। काल श्रेणी मतलब जो, मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत बता देता हूँ, काल श्रेणी मतलब अभी वर्तमान की स्थिति को देख के भविष्य में अनुमान लगाना, उसको कहा जाता है काल श्रेणी। जैसे आप अभी एएसओ का पढ़ रहे हो और भविष्य के अंदर आप सक्सेस हो जाओगे, तो ये काल श्रेणी के ऊपर आपकी भविष्यवाणी की गई है। आप कंटिन्यू लेक्चर देख रहे हो और कंटिन्यू आपके नोट्स बना रहे हो, तो कंटिन्यू याद कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है तेज के तरफ जाओगे। ये हो गई काल श्रेणी। इस प्रकार से काल श्रेणी के अंदर हम कोई भी व्यापार के अंदर भी बता देंगे कि कौन सा व्यापार आगे जाके बंद होगा या कौन सा व्यापार आगे जाके चलेगा, ये काल श्रेणी के अंदर है। काल श्रेणी के अंदर ये भी आते हैं कि किसी भी मतलब की दुकान के ऊपर छातों की बिक्री हो जाती है अचानक, तो ये काल श्रेणी का कौन सा गुण है, तो ये आगे आगे हम पढ़ेंगे। काल श्रेणी बरसात के दिनों में छातों की होती है, तो ये सिर्फ काल श्रेणी के आधार पर ही गणना की जाती है। काल श्रेणी का ग्राफ के अंदर जैसे एक्स एक्स पर समय लिखते हैं और वाई एक्सेस के ऊपर हम आश्रित जो समय के ऊपर डिपेंड रहता है, जैसे यदि आपके पास मतलब सीजनल, जैसे बारिश के मौसम के अंदर, यदि बारिश के मौसम में 4 मंथ का यदि मैं समय एक्स एक्स के ऊपर लिख दूँ और इधर आपके पास छातों में आश्रित छातों के ऊपर जो छातों की जो बिक्री दर है वो यदि वाई एक्सिस के ऊपर लिख दूँ तो वो आपके पास हिस्ट्रीग्राम बन जाता है। तो यहाँ से याद रखने वाला यही है, चित्रीय आरेख क्या होता है, याद होता है चित्रों के द्वारा बनाना। चित्रीय आरेख कहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं, विज्ञापनों के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। दूसरा होता है पूर्ण संख्याओं के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। पूर्ण संख्याओं के लिए उपयुक्त, ये इसका दोष भी ऐसे कह सकते हो, इसके अंदर ये कमी है, ये हर कोई संख्या के लिए आपको मतलब चित्रीय आरेख नहीं अच्छा नहीं लगता है। मतलब ऐसे कहीं नहीं देखा कि आपने चित्रीय आरेख मतलब 2.5 के लिए देखा है चित्रीय आरेख, कहीं नहीं। डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपके पास पूर्ण संख्या के लिए 4, 5, 6, 7, 1, 2 ऐसे संख्याओं के लिए चित्रीय आरेख बनाया जाता है। मानचित्र क्या होता है, मानचित्र सबसे पहले तो यह होना चाहिए कि मानचित्र को कार्टोग्राम कहा जाता है। हिस्ट्रीग्राम क्या होता है, काल श्रेणी के अंदर जो समय मतलब काल काल के अनुसार बनाया जाता है उसको कहा जाता है हिस्ट्रीग्राम चित्र। अब मैंने आपको बताया था कि अब जो आपके पास जो मैंने पिछले जो थर्ड लेक्चर के अंदर जो आपके पास श्रेणियां बताई थी, उस श्रेणियों के अंदर मैंने दो प्रकार श्रेणियां बताई थी कि अपवर्ज्य श्रेणी क्या होती है और एक आपके पास मतलब मैंने ये भी बताई थी कि समावेशी श्रेणी क्या होती है। तो मैंने जब उनका एग्जाम्पल दिया था तो मैंने आपको बारंबारता दोबारा समझाया था, बारंबारता बोल दो उसको या फिर उसको बोल दो आवर्ती बंटनों के चित्र।
यदि मैं आवर्तियों को यदि एक साइड यदि वाई एक्सिस के ऊपर लिख लूँ और यदि मैं वर्ग अंतराल को यदि मैं एक्स एक्स के ऊपर लिख लूँ, तो उनसे जो चित्र बनते हैं उनको कहा जाता है आवर्ती बंटन के चित्र। आवर्ती बंटन के चित्र मतलब कितने प्रकार के होते हैं, ये हम आगे में इसी पीडीएफ में पढ़ेंगे हम। तो आवर्ती बंटनों का चित्र है वो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाना चाहिए कि आवर्ती बंटनों के चित्र क्या होते हैं। कि यदि आवर्ती को यदि मैं वाई एक्सिस के ऊपर रख दूं और यदि मैं इस जो वर्ग जो श्रेणियां बताई उसके अंदर जो वर्ग वर्ग होती वर्ग की लेंथ होती उसको यदि मैं एक्स के ऊपर रख दूं और फिर चित्र बनाता हूं तो उसको कहा जाता है आवर्ती बंटनों का चित्र। सबसे पहला है रेखा आवर्ती चित्र। नाम से पता चल रहा है रेखा मतलब एक लाइन खींचनी है, सीधी सी बात। जहां पर भी आपके पास ग्राफ बनाएंगे हम, एक साइड वर्ग रखेंगे और एक साइड हम आवर्ती रखेंगे, तो जहां पर इस वर्ग के ऊपर आवर्ती का मान आएगा और वहां पर हम पॉइंट लगा के लाइन खींचते तो उसको कहा जाता है रेखा आवर्त चित्र। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है और उसको देखिए, खंडित बारंबार बंटन के लिए उपयोग किया। खंडित का मतलब मैंने बता दिया कि जैसे वर्ग खंडित होते हैं ना, मतलब असतत श्रेणी बोल सकते हो, खंडित बोल सकते हो। तो ऐसे मतलब अपूर्ण श्रेणियों के लिए भी ये उपयुक्त माना जाता है। अब प्रत्येक पद मूल्य के बिंदु पर उसकी आवर्ती में ऊंचाई के बराबर लंबी रेखा खींच दी जाती है। मतलब लाइन खींचना रेखा आवर्त चित्र कहा जाता है, मतलब लाइन खींचना सीधी सी बात है। दूसरा आपके पास मतलब आता है, कोई नहीं पूछा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है रेखा आवर्त चित्र क्या है आएगा, तो मतलब आप सीधे से बताना यहाँ से सिर्फ रटने वाली यही चीज़ है। खंडित बारंबार बंटन के लिए उपयोग किया जाता है। खंडित बारंबार बंटन के लिए कौन सा चित्र उपयोग किया जाता है, तो रेखा आवर्त चित्र। ऐसे क्वेश्चन है, ये नहीं पूछा कि लाइन खींची जाती है, एक आयत डब्बा बनाया जाता है, ये कौन। दूसरा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है आवर्ती आयत चित्र। आवर्ती मैंने बता दिया कि जिसको बारंबार तक कहा जाता है। आयत चित्र मतलब जहाँ पर एक हमने एक लाइन खींची थी वहां पर अब की बार आयत चित्र एक डब्बा बना देंगे तो उसको कहा जाता है आयत। आयत बना देंगे तो उसको कहा जाता है आयत चित्र। मैंने जस्ट ऊपर वाले नोट्स के अंदर आपको बताया कि एक हिस्ट्रीग्राम होती है, एक होता है हिस्टोग्राम। यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाता है हिस्ट्रीग्राम होता है, उसके अंदर ये ऑप्शन दिया जाता है कि आवर्ती आयत चित्र। तो वहां पर कई बच्चे ये टिक करके आ जाते हैं, बल्कि ये टिक नहीं करना है। हिस्ट्रीग्राम काल श्रेणी के अंदर काम में लिया जाता है, बल्कि आवर्ती ग्राम जो आयत चित्र के अंदर काम में लिया जाता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम होता है वो आयत चित्र को कहा जाता है, याद होना चाहिए। अब देखिए मैं इसकी जो नीचे की जो थोड़ी लिखी है उसमें थोड़ा सा देने वाली बात है, आपको इस चीज को देखना है और फिर आपको ग्राफ को देखना है। तो इधर आपके पास मैंने मतलब श्रेणी दे रखी है ना, उसको आपको देखना है और फिर ग्राफ को देखना है, और फिर इन ग्राफों के ऊपर मैंने नीचे 4 या 5 जो डायलॉग लिखे हैं उन डायलॉगों को रटना बिल्कुल भी नहीं, अब की बार रटना नहीं। इस ग्राफ को सीरीज को देख लो और आपके पास इस ग्राफ को देख लो, तो नीचे लाइनें लिखी है उसमें सिर्फ समझने वाली बात है। जैसे देखो मैंने ये सीरीज मतलब 0 से लेकर 10 तक, 10 से लेकर 20 तक, 20 से लेकर 30 तक, 30 से लेकर 40 तक और 40 से लेकर 50 तक मैंने इस सीरीज को लिए। तो यहाँ से ये कौन सी सीरीज हो गई, तो यहाँ से ये सीरीज हो गई आपके पास अपूर्ति सीरीज। अपूर्ति सीरीज हो गई ना, या फिर इसको पता है सतत सतत श्रेणी भी बोल सकते हैं, क्योंकि 0 से 10, 10 से 20 टूटी नहीं ना कहीं पर भी, ये वर्ग टूटा टूटा थोड़ा अगर उसको सतत श्रेणी। तो ये सतत श्रेणी है और ये आपके पास बारंबारता है। मैंने कहा कि बारंबारता यदि मैं वाई एक्सिस के ऊपर ले लूँ और यदि इस वर्ग को एक्स एक्स के ऊपर ले लूँ तो ये कौन सा चित्र बन जाता है, आवर्ती चित्र बन जाता है। उसको आवर्ती बंटन चित्र कहा जाता है। अब आयत चित्र है तो मतलब इसके अंदर मैंने डब्बे बना दिए, इस वर्ग के बराबर वर्ग की ऊंचाई मतलब वर्ग की जो चौड़ाई है उसके बराबर मैंने डब्बे बना दिए। जैसे देखो 0 से लेके 10 तक है, 0 से लेके 10 तक है, तो एफ कितना है 2 है, तो मैंने 2 के बराबर मैंने लाइन खींच के एक डब्बा बना दिया, आयताकार डब्बा बना दिया। फिर मैंने 10 से लेकर 20 तक मैंने देखा कि 10 से लेकर 20 तक कितनी कितनी आवर्ती गई, 5 गई। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर ये लो 5 है, 5 से यहाँ पर मैंने लगा एक आयताकार डब्बा बना दिया। मतलब ऐसे मैंने आयताकार डब्बे बनाते। तो यहाँ से आपके पास मतलब नीचे यदि मैं व्याख्या करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ कि जो इस आयत जो आयताकार डब्बा होता है, आयत की जो चौड़ाई होती है वो किसके बराबर होती है, आयत की जो चौड़ाई होती है वो किसके बराबर होती है, आयत की चौड़ाई इस वर्ग के बराबर होती है। वर्ग की जो वर्गांतर है उसके उसके बराबर होती है। अच्छा आयत की लंबाई किसके बराबर होती है, तो आयत की लंबाई होती है वो किसके बराबर होती है, मतलब आवर्ती के समानुपाती होती है या बारंबार तक समानुपाती होती है। तो यहाँ से 2 लाइन ऐसे ही हो गई। तीसरी लाइन ऐसे लिख सकते हो कि सतत श्रेणी के लिए काम की है। तो आयत चित्र है वो किसके लिए काम का, सतत सतत श्रेणी के लिए, केवल सतत श्रेणी के लिए ही आप आयत चित्र बना सकते हो। तीसरी बात, आप इस चित्र को देखोगे तो मतलब सारे जो आयताकार है वो एक दूसरे से चिपके हुए हैं। एक लाइन ये हो गई, मतलब मैंने यहाँ से 4 लाइनों की व्याख्या कर दी। एक जो आयत की जो लंबाई है वो किसके बराबर है, वो है आवर्ती के बराबर। चौड़ाई है वो किसके बराबर है, वर्गांतर के बराबर। एक जो इसके डब्बे होते हैं वो चिपके हुए होते हैं। तीसरी बात आपके पास ये जो सतत श्रेणी के लिए की जाती है। अच्छा
सतत श्रेणी के लिए की जाती है तो ठीक है, चलो वर्गांतर आपके पास यहाँ पर आप इस सीरीज में देखोगे तो वर्गांतर सारों का समान है। यदि ये समान नहीं हो तो फिर क्या करोगे, फिर हम एक एफ है ना, इस एफ के साइड में हम लिखाएंगे सापेक्षित बारंबारता निकालेंगे। सापेक्षित बारंबारता निकालने का एक फॉर्मूला होता है। सापेक्षित बारंबारता निकालने का फॉर्मूला होता है आवर्ती और नीचे हम इस वर्गांतर का भाग दे देते हैं, तो वो जो आवर्ती निकलती है उसको कहा जाता है सापेक्ष बारंबारता। तो सापेक्षित बारंबारता कैसे निकाला जाता है वो हम जस्ट नीचे वाली लाइन में पढ़ेंगे। पर पहले आप इसको देखोगे कि इस चित्र का उपयोग केवल सतत श्रेणी अपूर्ण श्रेणी के लिए किया जाता है। आवर्ती आय चित्र प्रत्येक आयत की लंबाई उस वर्ग के बारंबारता समानुपाती होते हैं। यहाँ से मैंने कुछ नहीं कहा, जो मैंने समझा है वही मैंने लिखा है। प्रत्येक आयत की चौड़ाई उस वर्ग के वर्गांतर के बराबर होती है। इस चित्र में प्रत्येक आयत दूसरे आयत को स्पष्ट करता है। यदि सतत श्रेणी के वर्गांतर समान नहीं है या असमान हो तो आवर्ती आय चित्र बनाने के लिए बारंबारता घनत्व या सापेक्षित घनत्व निकाला जाता है। कैसे निकल जाता है, इसको निकाला जाता है बारंबारता अपॉन वर्गांतर। ये आपके पास बारंबारता घनत्व निकालने का फॉर्मूला है। अब मैं एक और एग्जांपल के बारे में बता देता हूँ आपको। एक्स मैंने ले लिया, अब की बार वर्गांतर देखो आपके पास 0 से 10 है, 10 से लेके 20 तक है, 20 से लेके 40 के बीच में। अब देखो यहाँ से मैंने ऊपर वाले 10 है, पर यहाँ पर अचानक से 20 वर्गांतर 20 हो गया। 40 लेके क्षेत्र अचानक वर्गांतर कितना हो गया, 30 हो गया। फिर अचानक क्षेत्र से लेकर 10 हो गया। मतलब ऐसे वर्गांतर समान नहीं है, तो समान नहीं है तो मैंने कहा कि बारंबार तक घनत्व निकाल लेते हैं, फ्रिक्वेंसी डेंसिटी निकाल लेते हैं। फ्रिक्वेंसी डेंसिटी कैसे निकाल जाता है, जैसे आपके पास इस बारंबारता 2 है, नीचे वर्गांतर कितना है 10 हो गया, 10 का भाग दूंगा 0.2 हो गया। फिर 5 है तो 5 के अंदर 10 का भाग दूंगा तो 0.5 आ गया। 8 के अंदर यदि मैं 20 का डिवाइड करूंगा तो 0.4 आ गया। 4 के अंदर यदि मैं 30 से डिवाइड करूंगा 0.13 आ गया। इसी प्रकार से यदि मैं 3 को 10 से डिवाइड करूंगा 0.3 आ गया। फिर मैं इनको क्या करूंगा कि मतलब वही बात है जो मैंने ऊपर वाले चित्र के अंदर बताया था, वैसे वैसे मैंने जो फ्रिक्वेंसी डेंसिटी है उसको मैं वाई एक्सेस के ऊपर लिखूंगा और जो वर्ग है उसको मैं एक्स एक्सेस के ऊपर लिखूंगा और ग्राफ खींच दूंगा। और हाँ, इससे एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि इससे इस चित्र से आवर्ती आय चित्र से हम बहुलक ज्ञात करते हैं। बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है, जो निचले वाला जो आयत होता है उसका जो ऊपरी शीर्ष होता है वो अपोजिट साइड से मिला लेंगे। देखो ऐसे, जो जहाँ पर ये कर्सर घूम रहा है वैसे देखो, इसको ऐसे मिला लेंगे। और जो इसके जो पास वाला डब्बा जो सबसे ऊंचाई हाइट हाइट वाला होता है उसको डब्बे को हम देखेंगे, इसके पास वाला जो डब्बा होता है उससे इस विकर्ण को मिला लेंगे। जहाँ पर ये दोनों विकर्ण कटेंगे वहां पर हमारे बहुलक होगा। जैसे जेड इजक्वल टू 18 के ऊपर है, देखो यहाँ से इन दोनों के यदि मैं कटाने में देखूँ तो लगभग अप्रोक्सीमेट 18 आएगा। यहाँ से आपके पास मैं फिर 2-4 लाइनें और लिख दी। आवर्ती आय चित्र समान और असमान वर्गांतर वाली श्रेणी दोनों के लिए बनाए जा सकते हैं, बिल्कुल भी। सापेक्षित बारंबारता या बारंबारता घनत्व आयतों की ऊंचाई के समानुपाती होती है, तो वही वही बात होगी कि बारंबारता किसके बराबर होती है, बारंबारता इसकी ऊंचाई के बराबर। भाई हमने जब ग्राफ के अंदर, ग्राफ से समझो आप, ग्राफ के अंदर जब हमने आवर्ती ली है तो ये किसके बराबर है, आयत की ऊंचाई के बराबर होती है। तो मैंने पहले भी लिख दिया था, आयत की ऊंचाई होती है वो किसके बराबर होती है, वो बारंबारता बराबर होती है। और जो सापेक्षित बारंबारता होती है वो आयत का क्षेत्रफल के बराबर होती है। आवर्ती आय चित्र के द्वारा बहुलक प्राप्त किया जाता है। आवर्ती आय चित्र के अंदर आपको ध्यान रखने वाली बातें यही है कि इसके अंदर एक तो आयत बनाया जाता है, आयत एक दूसरे से संपर्क मतलब चिपके हुए होते हैं, और इसके द्वारा बहुलक निकाला जाता है। इसके द्वारा जब यदि ओनली फॉर ये सतत श्रेणी के लिए किया जाता है, और ये जब अंतराल समान और असमान हो दोनों के लिए ही बनाया जा सकता है। यदि आवर्ती यदि असमान हो तो हम सापेक्षित आवर्ती निकालेंगे। सापेक्ष आवर्ती निकालने फॉर्मूला है बारंबारता अपॉन तो वर्गांतर है उसका डिवाइडेड कर देंगे। ये हो गया आपके पास मतलब आवर्तीय आयत चित्र। फिर आता है संचयी बारंबारता वक्र या ओजोन वक्र। इसी को ओजोन वक्र बोला जाता है, इसको तोरण वक्र बोला जाता है। संचयी मतलब सीएफ निकालना है। पिछले वाला हमने एफ के साथ खींच के बताया था, अब की बार हम सीएफ के साथ खींच के बताएंगे ग्राफ कैसा खींच। सबसे पहले है जो संचयी बारंबारता के लिए बनाया गया वक्र संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है, ओजोन वक्र कहलाता है, तोरण वक्र एक ही। एग्जाम में जो ज्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि तोरण वक्र क्या होता है। संचयी बारंबारता के साथ बनाया गया वक्र को तोरण वक्र कहा जाता है। फिर एग्जाम में यहीं से आएगा तोरण वक्र से क्या ज्ञात कर सकते हैं, तोरण वक्र से हम माध्य का ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये आएगा। तोरण वक्र कितने प्रकार के होते हैं ये कोई नहीं पूछेगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। तोरण पर वक्र दो प्रकार से होते हैं, एक होता है से कम और एक होता है से अधिक तोरण।
सेकम तोरण वक्र क्या होता है? सेकम इस एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझ में आ जाएगा। एक्स आपको दे रखा होगा, कंश आपको दे रखी होगी कि आपको ग्राफ बनाना है। कोई नहीं पूछेगा ग्राफ बनाना है एग्जाम के अंदर, ये नहीं होता। ये एग्जाम ये 12th तक बातें होती है आपके पास। स्टेटिस्टिक्स के अंदर जब 12th के अंदर लिखा जाता है ग्राफ बनाइए, ये बातें कहीं नहीं पूछेगा। पता होना चाहिए कि दो प्रकार का होता है, सेकम और से अधिक। फिर मैं बता देता हूँ कि सेकम क्या होता है। सेकम हमने जैसे सीएफ के अंदर हमने माध्यिका बता दिया, तो सीएफ के अंदर हम सीएफ कैसे निकालते हैं? माध्यिका बहुत बड़ा, जिसका माध्यिका नहीं पड़ी हुई है तो वो सीएफ कैसे निकाला जाता है? सीएफ दो प्रकार से निकालते हैं। एक तो सेकम, सीएफ निकालना है तो मतलब सेकम से मतलब जीरो से कम से मतलब हम ऊपरी सीमा को देख, से कम को हम ऊपरी सीमा के द्वारा देखते हैं। जैसे 10 से कम कितना है? 10 से कम फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2, तो हमने 2 लिख दिया। फिर हम देखते हैं ऊपरी सीमा अगले वर्ग के अंदर 20 है, तो 20 से कम कितने हो गए? तो 20 से कम हमारे पास 5 और 2 कितने हो गए? 7 हो गए। हम इसको 7 ऐड करते जाते हैं, इसके अंदर ऐड करते जाते हैं। जैसे जैसे हमारे 20 और 30 वर्ग के अंदर, तो 30 से कम कितने हैं? तो 30 से कम हमारे पास फ्रिक्वेंसी में देखूंगा तो मतलब 2, 5, 8 कितने हो गए? 15 हो गए। इसी प्रकार से यदि फ्रीक्वेंसी के अंदर 30 और 40 से देखो ना, 40 से कम कितने हो गए? तो सारे ऊपर वाले 40 से कम नहीं है, तो मैं इन सारों को जोड़ दूंगा, कितने हो गए? 22 हो गए। 50 से कम कितने हैं? 33 है। से अधिक मतलब क्या हो गया? इसके अंदर लोअर लिमिट हम देखेंगे। से अधिक सीएफ निकालने के अंदर लोअर लिमिट देखेंगे। जीरो से अधिक कितने हैं? तो सारे जीरो से अधिक है, तो हम सारों को ऐड कर देंगे 33। 10 से अधिक कितने हैं? तो आपके पास 2 घटा लेंगे, बाकी सारे 31 है। मतलब ऐसे आपके पास जो लोअर लिमिट है इससे ज्यादा देख लें। जैसे अभी 40 से अधिक कितने? 40 से अधिक कितने? 40 से अधिक 11 ही है, तो हम लिख दिया। बाकी सारे कम हो गए ना, पर इससे अधिक कितने हैं? तो 40 से अधिक कितने? 11 में। से अधिक के अंदर हम लोअर लिमिट देखते हैं और से कम हम ऊपर लिमिट देखते हैं। फिर हम वही बात है, से कम ग्राफ बनाएंगे, एक साइड सीएफ लिखेंगे, एक साइड वही वर्गांतर लिखेंगे, और हम ग्राफ बनाएंगे तो मतलब से कम का ग्राफ ऊपर की ओर उठता हुआ दिखेगा और से अधिक का ग्राफ नीचे की ओर गिरता हुआ दिखेगा। किधर से किधर की ओर आता है? ये बाएं से लेकर दाएं की ओर जाता है। ये बायां है। ये दोनों वक्र वक्र जहाँ पर काटते हैं उसको माध्यिका कहा जाता है। मैंने इसके अंदर यही चीजें जो नीचे जो चीजें लिखी, यही यही मैंने लिखा है। से कम के अंदर क्या किया जाता है? से कम के अंदर ऊपर वाली वर्ग की जो ऊपरी सीमा है उसको देखा जाता है, और से अधिक के लिए नीचे वाली सीमा देखा जाता है। मैंने यही एक बार क्लिक पढ़ के बताता, तो से कम त्वरण वक्र के लिए वर्ग की ऊपरी सीमा को भुजा अक्ष पर और सामने समुद्र के बारंबार कोटि अक्ष पर रखा जाता है। से कम त्वरण वक्र बाएं से दाईं तरफ ऊपर की ओर बढ़ता है। से कम वक्र आकार लेते हुए एस के समान, ये आपको याद होने चाहिए। से अधिक वक्र बाएं से दाएं की ओर गिरता हुआ होता है। दोनों त्वरण वक्र एक दूसरे को माध्यिका पर काटते हैं, याद होना चाहिए। एक यहाँ से और होती है, संचय बारंबारता वक्र द्वारा माध्यिका शतमक दशमक चतुर्थक या अन्य विभाजक मूल्य प्राप्त किए जा सकते हैं। ये भी लाइन होनी चाहिए। संचय बारंबारता वक्र द्वारा किसको? माध्यिका को प्राप्त किया जा सकता है, शतमक को प्राप्त किया जाता है, दशमक को प्राप्त किया जाता है, चतुर्थक प्राप्त किया, अन्य विभाजन मूल्य प्राप्त किया जा सकता है। अब ये शतमक दशमक चतुर्थक माध्यिका ये क्या होता है? ये आगे जस्ट इस लेक्चर के आगे अब यही शुरुआत होगी। असली जो स्टेटिस्टिक है वहीं से होगा, यहाँ से सिर्फ थोटिकल चल रहा था। हालांकि स्टेटिस्टिक का पूरा पूरा थोटिकल पार्ट ही है एग्जाम के अंदर। कोई आपको नहीं पूछेगा कि इसके माध्यिका निकालिए, पार्ट में गई माध्यिका निकालनी। आपको सिर्फ रट्टा हुआ होना चाहिए कि इससे क्या होता है, संचय बारंबार तवक्कर से क्या होता है, माध्यिका निकाल जाता है, दसवां चतुर्थक निकाल जाता है बस। बाकी आपको कोई नहीं पूछेगा शतमा का निकालिए, दसवां का निकालिए, तो तुम हाँ ठीक है कि नॉर्मल आपको मैं जब बताऊंगा तो वो बता दूंगा कि कैसे निकल जाता है। नॉर्मल डाटा कोई क्वेश्चन आ भी जाए तो नॉर्मल डाटा से आप कर लोगे। फिर जो चौथा जो वक्र आता है वो आता है बारंबारता बहुभुज। वैसे ये सेम टू सेम आय, जैसे हमने आवर्ती आय चित्र पढ़ते थे वैसे इसको पढ़ना है बस। क्या होता है कि बारंबारता और बारंबारता वक्र दोनों के अंदर फर्क इतना ही है कि बारंबारता बहुभुज के अंदर क्या होता है कि हम स्केल लेके जो ऊपरी जो आयताकार के जो मध्य बिंदु होते हैं उनको हम स्केल के द्वारा मिला देते हैं, तो वो बन जाता है बारंबारता बहुभुज। और बारंबारता वक्र के अंदर हम मुक्त हाथ से मिला देते हैं तो वो बन जाता है बारंबारता वक्र, आवर्त वक्र भी कहा। और ये जो हम आवर्त एक साथ जो ग्राफ बनाते हैं उसको हम अपेक्षित बारंबारता के साथ भी बनाया जा सकता है। बस ये आज का लेक्चर यहाँ तक था। फिर से दोहरा देता हूँ, आज के लेक्चर के अंदर मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई है वो एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ें बताई है उसके अंदर आपको मैंने एक तो बताया कार्टोग्राम क्या होता है, एक पिक्टोग्राम क्या होता है, एक हिस्ट्रीग्राम क्या होता है, एक हिस्टोग्राम क्या होता है जिसको आवर्ती आय चित्र कहा जाता है। इस इम्पोर्टेंट से पूरी पूरी जितने भी मैंने पॉइंट लिखा है वो आप पॉइंट रखने हैं। दूसरा मैंने पढ़ाया संचय बारंबारता क्या होता है, संचय बारंबारता किसके लिए काम में आता है, संचय बारंबार वक्र कितने प्रकार के होते हैं, ये कोई नहीं पूछेगा कैसे बनता है, ये कोई नहीं पूछेगा। ये सिर्फ आप नॉलेज होना चाहिए कि कैसे कैसे बनते हैं बस, बाकी आपको नहीं है। यहाँ पर मैं फिर से बता देता हूँ कि एक यहाँ से जो इस वाले नोट्स में सीएफ से कम वाले के अंदर फिर से देख लेंगे, आगे माध्यिका के अंदर काम है।
से कम मतलब लोअर सॉरी अपर लिमिट आपने देखा जाता है। अपर लिमिट के अंदर 10 से कम कितने बच्चे हैं, यदि एफ के अंदर फ्रीक्वेंसी लें तो कोई भी चीज़ होगी, फ्रीक्वेंसी क्या है, 10 से कम जितने भी बार हो उसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। परम बात मैंने पिछले वाले एक्सरसाइज में बताई आपको, 2 है। 20 से कम कितने हो, तो 20 से कम सारे जो ऊपर थे 10 से वो 2 तो वही थे, और 10 से लेकर 20 तक कितना, 5, टोटल कितना हो गया 7। ऐसे इसको ऐड करते जाते हैं अगले अगले वर्ग के अंदर। और से अधिक के अंदर निचले वाली सीमा देखनी है, 0 से अधिक कितने सारे अधिक है तो 33 हो गई, 10 से अधिक कितने सारे के सारे अधिक ही है 30 हो गई। इस प्रकार से ये आज का लेक्चर यहीं पर एंडिंग होता है। और मैं आगे बता देता हूँ, जो कंटिन्यू देखेगा उसके लिए ये लेक्चर फायदेमंद होगा कि उसने नोट्स बना ली है और एक बार समझ लिया तो एनफ है उसका। बाकी आपको यूट्यूब के ऊपर अपना फ्री कंटेंट शायद ही कोई दे रहा होगा जो पूरा पूरा स्टेटिस्टिक। बाकी कोचिंग है, कोचिंग है, और कोचिंग में जो टीचर हैं वो भी अच्छे हैं, ये बात नहीं कह रहे कि मतलब सारे के सारे बेकार होते हैं। वो अलग है कि जो 583 से हैं, 583 सेलेक्ट दिलाते हैं, वो अलग है। अब बार होंगे बहुत सारे एएसओ के अंदर जो 43 से सिलेक्ट पॉसिबल होता है, एक कोचिंग में से सारे के सारे लग। यार वो उनकी बातें हैं। आप यदि यहाँ पे देख रहे हो खाली स्टेटिस्टिक ही पढ़ रहे हो तो ये बेस्ट है। नोट्स जितने लिख पा रहा हूँ उसको लिख, और इन नोट्स में जैसे ही ये क्लास समाप्त हो जाएगी मैं आपके लिए अलग से क्लास की क्लास लेके आ जाऊँ। पहले ये नोट्स रटे हुए हैं तब क्वेश्चन करने के मजे आते हैं, बाकी क्वेश्चन करने के मजे। थैंक यू, ये लेक्चर देखा, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। धन्यवाद।